चलिए ध्यान दीजिए, बदले हुए सिलेबस में आपको हमने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण अब हो गया है आपका जीएस मींस। जिस बच्चे को भी क्वालिफाई करना है, तो पहले था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के कारण रैंकिंग इधर उधर होते थे, लेकिन हम लोग पिछले क्लास के विश्लेषण में सुन चुके कि अब ऑप्शनल केवल पास मार्क्स के लिए है और सिर्फ 40% अंक ऑप्शनल में लाना, 30% अंक केवल आपको हिंदी में लाना है। दो विषय ऐसे हैं जिनके अंक जोड़े नहीं जाएंगे, मतलब जस्ट क्वालिफाई करना। और इसीलिए आपको बताया था कि ऑप्शनल के लिए इस बार सबसे बढ़िया विषय कौन सा हो गया, हिस्ट्री। सेकंड नंबर पर किसी बच्चे को हिस्ट्री से बहुत एलर्जी है तब ज्योग्राफी रख सकता है, बाकी और एलर्जी दोनों से है तो पॉलिटी रख सकते हैं। बाकी किसी विषय को रखना कहीं से बुद्धिमानी नहीं है, जिसका पीटी से कोई कनेक्शन नहीं। अब कोई बच्चे हिंदी रखेगा तो कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब तुम हिंदी क्या जरूरत है पढ़ने, जिससे तुम्हारा इधर कोई लाभ ही नहीं मिलना। तो तुमको अब वही काम करना है जिससे दोनों टू इन वन कनेक्टेड रहे। इसलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉल साइंस में जो आपको ज्यादा दिल करे उसको आप ठीक कीजिए, दोनों जगह लाभ मिल जाएगा। बाकी अब ध्यान दें, जीएस में अब एक चीज तो है कि आपके प्रश्नों की गहराई अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और प्रश्नों की गहराई बढ़ाने के लिए आपको खूब कस के उसमें पढ़ना पड़ेगा। और इसी कड़ी में हम लोग चल रहे थे इतिहास का सीरीज। अगले मंथ से हम लोग डीआई का भी सीरीज शुरू करेंगे और दो सब्जेक्ट आपका धीरे धीरे निकलते जाएगा। एक राउंड हम लोग प्रयास करेंगे कि एग्जाम पूर्व आपका डीआई कंप्लीट रहे और दूसरा राउंड भी एक बार हो जाए ताकि एकदम 72 अंक भी क्लियर रहे तुम्हारा। इतिहास में आपका पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे इंपॉर्टेंट सेक्शन कला, और आपको हर बार बताया था कि एक क्वेश्चन कला से निश्चित रूप से रहता है, और उसी कला के कड़ी में हम लोग शुरू किए हुए थे मौर्य कला। मौर्य कला में हम लोग पहले छोटे छोटे स्टेप को हम लोग देख रहे थे, जिसमें देखे मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव क्या क्या है। विदेशी प्रभाव के बाद हम लोग देखे दूसरा नंबर मौर्य कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या है। फिर हम लोग तीसरा नंबर क्या चले, इसमें स्तंभ कला के बारे में पूरा चल दिए थे। मौर्यकालीन स्तंभ कला भी आपको दिखा चुके हैं, स्तंभ हो गया ना। तो एक पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हो, देखिए लास्ट कहां पे किए थे। हाँ, इसके बाद मौर्यकालीन मूर्ति कला के बारे में पढ़ रहे थे, और मूर्ति कला हम लोग का क्लासेस लगता है चल रहा। चलिए बहुत बढ़िया। मूर्ति चल रहा था, स्तंभ पे चल रहे थे, स्तंभ पे चल रहे थे। हाँ, मूर्ति कला को शुरू करना है। अच्छा, मूर्ति कला ही चल रहे थे इसमें। चलिए, मौर्यकालीन मूर्ति कला चलना था जिसमें स्तंभ मूर्ति कला हो गया। अच्छा, स्तूप और लोक कला का मूर्ति कला हम लोग को चलना है। चलिए सही। चलिए तो अब हम लोग ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में जो लोग कंटिन्यू नहीं है, हम लोग थोड़ा बैक से चल रहे हैं और इसके कारण उनको क्लास समझ में आएगा। हम लोग चल रहे थे मौर्यकालीन मूर्ति कला। मूर्ति कला में हमने आपको पहले भी समझाया है कि मूर्ति के बारे में ठीक से देखना होता है, कैसी मूर्ति है, किस प्रकार की है, और ये मूर्ति कहां कहां से मिला। तो सबसे पहले हम लोग देखे कि यह मूर्ति स्तंभ में मिला, और इसीलिए हम लोग मौर्यकालीन स्तंभ मूर्ति कला ये सबसे पहले पढ़ ली। फिर स्तंभ के बाद सेकंड नंबर हम लोग देखें कि यही मूर्ति स्तूप में भी कुछ मिला, तो इसको हम लोग देखेंगे। और फिर यह मूर्ति लोक कला के रूप में मिला, और लोक कला के रूप में किसकी मूर्ति मिली, यक्ष की, यक्षिणी की, मृण मूर्ति मिला। तो आज हम लोग इन सेक्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे। मूर्ति कला कंप्लीट हो जाएगा, तब मूर्ति कला खत्म होने के बाद तब हम लोग खास स्टेप इसी में 2-3 क्लास और लेंगे, तब आपका कंप्लीट हो जाएगा मौर्य कला। देखिए, स्तूप के बारे में डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आपको बात समझाएं। स्तूप का जो गेट होता था, उस गेट को हम लोग तोरण द्वार कहते थे, और तोरण द्वार जो देख रहे हो, इस तोरण द्वार पर खड़ा ऊर्ध्वाधर 2 स्तंभ और क्षैतिज 3 स्तंभ होते थे। ये जो बड़ा स्तंभ देख रहे हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज, और खड़ा स्तंभ को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर। तो ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ और क्षैतिज स्तंभ को इसमें स्तूप के तोरण द्वार में काफी अलंकृत बनाया गया। अलंकृत का मतलब सजा करके, और इसी में कई मूर्ति के भी उकेरण किए गए। उकेरण का मतलब बनाया गया, इस पत्थर में ही मूर्ति बनाया गया है। इसमें आप ध्यान दोगे तो हाथी की बहुत ही बढ़िया मूर्ति है, बुद्ध की मूर्ति भी बनाए गए हैं, बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित कई ऐसे चीज है जिसको हमने बताया था प्रतीक है, इस प्रतीकों के भी यहाँ पर चिन्ह बनाए गए हैं। तो एक तो ये मूर्ति कहां पर मिलता है, स्तूप के तोरण द्वार। दूसरा, स्तूप के बाहर चारों तरफ से जो बंद है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये वेदिका है। वेदिका मीन्स होता है रैलिंग, और स्तूप के वेदिका पर भी चित्र बनाए गए हैं, और यह चित्र कहां से संबंधित है, जातक कथा से। जातक कथा का मतलब बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का यहाँ बहुत ही बढ़िया चित्रण किया गया है, तो जातक कथा के भी चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए। तो ये स्तूप में कुछ छोटा सा आपको लिखना होगा। इसके बाद हम लोग का शुरू होगा कौन सा, लोक कला, और इसको गहराई से पढ़ेंगे। तो पहले आप स्तूप लिख लीजिए, फिर लोक कला को चलेंगे। लिखिए, बोलिए। हाँ, स्तंभ और स्तूप में क्या अंतर है। स्तंभ माने हो गया बाबू सीधा सीधा स्तंभ, और स्तूप का मतलब हो गया पूरा ढेर। स्तूप माने ढेर, इसके ऊपर बुद्ध के अवशेष है। स्तूप का सीधा संबंध बौद्ध धर्म से। ये जो स्तंभ देख रहे हो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, इस पर राजा के आदेश है, इस पर कोई राजा के आदेश नहीं है, इस पर बुद्ध का जो अवशेष है, हड्डी रहे, भिक्षा पात्र रहे, जो रहे, इसको सबसे ऊपर रखा जाए। और ये दोनों में बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्थलाकृति है, स्थापत्य है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। स्तंभ हम लोग पढ़े हैं, अशोक के राजकीय आदेश है, उसके धर्म से संबंधित। अंतर क्लियर हुआ सबका। चलिए तो नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखे पहले मौर्यकालीन स्तूप मूर्ति कला, छोटा सा हेडिंग दे दीजिए, मौर्यकालीन स्तूप मूर्ति कला। नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखे मौर्यकाल में, मौर्यकाल में, मौर्यकाल में स्तूप निर्माण की, स्तूप निर्माण की व्यवस्थित कला की शुरुआत हुई। स्तूप निर्माण की व्यवस्थित कला की शुरुआत हुई, व्यवस्थित कला की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत स्तूप में मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। स्तूप में मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। स्तूप में मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। स्तूप मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना,
स्तूप मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना, उत्कृष्ट नमूना उसके तोरण द्वार पर बने मूर्तियों से प्राप्त होता है, उसके तोरण द्वार पर बने मूर्तियों से प्राप्त होता है, उसके तोरण द्वार पर बने मूर्तियों से प्राप्त होता है। पहले देख लीजिए, ये देखिए तोरण द्वार है, गेट है, और इस गेट पे आप देख रहे हैं तोरण द्वार काफी अलंकृत है, बुद्ध की मूर्ति है, उनसे संबंधित मूर्ति है, ये सभी जो आप देख रहे हो हाथी घोड़ा सभी चीज की मूर्ति यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या ये पत्थर सीधा सीधा है कि पूरा इस पर उकेरन है और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत ढंग से मूर्ति बनाए गए हैं। तो इसी मूर्ति के बारे में आपको लिखना है, तो लिख दीजिए तोरण तोरण द्वार काफी अलंकृत है, तोरण द्वार काफी अलंकृत है, काफी अलंकृत है। इसमें इसमें बुद्ध और उनसे संबंधित प्रतीकों का काफी बारीक ढंग से मूर्ति बनाए गए हैं, काफी बारीक ढंग से मूर्ति बनाए गए हैं। भरहुत के स्तूप में बुद्ध को नमन करता हुआ हाथी की मूर्ति का काफी सजीवता से उकेरित किया गया है, इन मूर्तियों में हाथी घोड़ा आदि विभिन्न पशुओं की आकृति को काफी अनुपातिक रूप से निर्मित किया गया है। स्तूप के वेदिका में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक कथा को काफी सजीवता के साथ चित्रित किया गया है, चलिए नीचे हेडिंग दे दो, लोक कला के अंतर्गत मूर्तिकला। नीचे लिख दीजिए लोक कला के अंतर्गत मूर्तिकला। नीचे डैश लिख दीजिए यक्ष और यक्षिणी की मूर्तिकला, और नीचे लिख दीजिए मृड मूर्तिकला। चलिए बढ़िया से समझिए। अब सभी लोग को बढ़िया से यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए लोक कला के अंतर्गत दो मेन बात है, एक तो है यक्ष और यक्षिणी। ये कौन थे? तो पहले तो ये समझ लो लोक कला का मतलब क्या हुआ। इनके लिए राजा का कोई भी प्राश्रय की आवश्यकता नहीं है, इनका लोक कला का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जो जैसे समझ में आएगा बनाएगा। लोक कला के अंतर्गत आप आज भी देखते हो कि लक्ष्मी जी की मूर्ति बनती है, सरस्वती जी की मूर्ति बनती है, तो क्या उसमें मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं? नहीं, सारे मूर्ति का आकार बराबर है नहीं, जिसको जैसे समझ में आएगा बना दी। तुम घूमते हो तो कई बार कहते हो कि वो मोहल्ला में बड़ा बढ़िया मूर्ति बना, अब कई मोहल्ला का अलग अलग मूर्ति है। उसी प्रकार से उस समय के यक्ष और यक्षिणी जो है ये वैभव के देवी देवता है। आपको कितना धन संपत्ति होगा, कितना ऊपर जाएंगे, इसके वैभव के देवी देवता है। एक बात और ध्यान रखना है कि इस समय कोई मूर्ति पूजा अभी मंदिर के रूप में स्थापित नहीं है, भगवान नहीं। भगवान मूर्ति कला गुप्त काल में आएगा। मौर्योत्तर काल में पहली बार कनिष्क के समय आपको पीछे में पढ़े हो, चौथी बौद्ध संगीति हो, वहां बुद्ध एक भगवान बनेंगे और तब मूर्ति निर्माण स्पीड आएगा। अभी जस्ट एक प्रतीक है यश के और वैभव। ध्यान दीजिए, तो वैभव के और यश के प्रतीक हो गए कौन? यक्ष और यक्षिणी। अब इसीलिए इन लोगों की मूर्तियां पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए। अब इसमें कुछ मूर्ति बहुत खास है और उसी से हम लोग इनकी विशेषता देखेंगे। यक्ष की मूर्ति कई जगह जो मिले, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक है जिसका नाम है परखम के यक्षी। परखम का जल्दी बोलो। मथुरा के नजदीक यूपी में ही परखम है और वहीं से एक बहुत बड़ा यक्ष की मूर्ति मिली। इसी प्रकार से अगला हम लोग चले तो बेसनगर। ये बेसनगर कहां है? मध्य प्रदेश, विदिशा में। यहां से बहुत बढ़िया यक्षिणी की मूर्ति मिली है। इसी प्रकार यह सबसे इंपॉर्टेंट है पटना के दीदारगंज से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना के दीदारगंज से बहुत ही बढ़िया किसकी मूर्ति मिली है? यक्षिणी की मूर्ति मिली। तो पटना के दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों के अलावे हम लोग कई जगह देखें, गुजरात में भी मिला, गिरनार में, सोपारा में, ये सब जगह। सोपारा गिरनार कहां है? गुजरात। सोपारा कहां है? महाराष्ट्र। इन सभी जगहों पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इनकी मूर्तियों की विशेषता के बारे में चलना है। तो पहले यक्ष के मूर्ति की विशेषता हम लोग देखें, कम से कम 4-5 विशेषता आपको करना है। तो यक्ष की मूर्ति कैसी मिली है? छोटा है कि बड़ा? मूर्ति किस चीज का बना है? मूर्ति में बहुत आकर्षण है कि आकर्षण नहीं है?
मूर्ति मूर्ति जो है किस रूप में बनाया गया है, बड़ा कोमलता के साथ है कि बलिष्ठ शरीर है। तो पहले ये सभी विशेषता देखने के लिए आपको कुछ यक्ष महाराज को देखना पड़ेगा। अब इसके लिए यक्ष महाराज को हम बड़ा कर रहे हैं, जो मिले हैं यही मूर्ति है यक्ष का। अब यक्ष के मूर्ति को ठीक से देखिए तो विशेषताएं क्लियर हो जाएगी। 6-7 विशेषताएं परीक्षा में लिख दिए, बस नंबर भी क्लियर हो जाए। पहला तो यह स्पष्ट दिख रहा होगा कि यह पत्थर के बने हैं और लाल बलुआ पत्थर का ही प्रयोग किया गया है। पत्थर कैसे है, एकाश, ये तो पहला क्लियर विशेषता। दूसरा, सभी लोग देख रहे होंगे कि ये छोटा है कि बड़ा, ये आदम कद मूर्ति मिले। आदम कद का मतलब आदमी के कद इतना, 6 फीट 5.5 फीट, इतने बड़े बड़े मूर्ति है। ये मूर्ति देखो ठीक से बैठे हुए मुद्रा में है कि खड़े मुद्रा में, तो ये खड़े मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर, अब ठीक से देखो कि मूर्ति को बहुत ही कोमलता के साथ बनाया गया है कि बलिष्ठ शरीर। तुमको कोमल नजर आ रहा है, कौन डिजाइन से कोमल नजर आ रहा है? ये यक्ष को आपको देख के इनका चेहरा मोहरा क्या लग रहा है कि बहुत ही कोमल है। ये कैसा शरीर है इनका, दुबला पतला है? नहीं, तो महाकाय। महाकाय का मतलब क्या हुआ, बड़ा शरीर, और महाकाय के साथ साथ बलिष्ठ, लग रहा है कि ताकत है। तो काफी महाकाय और बलिष्ठ मूर्ति प्राप्त हुई है, किसका, यक्ष का। अगर हम ठीक से इसको देखें, हाँ, यक्ष की मूर्ति का हाथ टूटा हुआ है, अब जिस समय मूर्ति बना और जिस समय प्राप्त हुआ, प्राप्त होते समय बीच में खंडित अवस्था में। अब इसमें पहले ठीक से देखिए, मूर्ति बनाने में कलाकार ने अग्रभाग पर ज्यादा ध्यान दिया कि पश्च भाग पर। अब ध्यान दो, ये पीछे से वही है, पीछे से वही है, पीछे देखो जस्ट लाइक लग रहा है केवल बेगारी किया हुआ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पीछे से उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि अग्रभाग पर ध्यान दिया गया। तो इसीलिए हम लोग इसमें कहेंगे कि मूर्ति निर्माण में पैर को ठीक से देखो, कि केवल पैर का भाग हमने लिया है, तो पैर ठीक से देखो, बहुत सुडौल है कि बेडौल है? सुडौल तुमको नजर आ रहा है, पैर तुमको लग रहा है कि बहुत बढ़िया एकदम कोमलता के साथ पैर नजर आ रहा है, तो ये पैर भी इनका बेडौल है, पैर भी बहुत सुडौल नहीं किया गया। तो इसके बाद नीचे जो वस्त्र आप देख रहे हो, ये वस्त्र जो है ये प्लेट नुमा, निचला वस्त्र जो आप देख रहे हैं प्लेट नुमा वस्त्र इनके नजर आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से ये प्लेट नुमा स्ट्रक्चर है, ऊपर गला में हार पहने हुए, बात ध्यान दीजिए, गला को ठीक से देखो, हार है ना इसका, तो गला में हार है। तो पहले बताइए, अभी हम लोग देखें कि अग्रभाग की तुलना में पश्च भाग पर कलाकार ने ध्यान ज्यादा दिया कि कम दिया? कम दिया। दूसरी बात देखें कि इनका पैर कैसा है, पैर बहुत सुडौल नहीं है, उंगलियों को बहुत बारीक ढंग से नहीं बनाया। अभी हम लोग पैर जो देखे, इसमें लग रहा है कि उंगली को जैसा चाहिए एकदम बनाया है। कलाकार देखो जस्ट लाइक 2-4 को छेनिया थोड़ी मार दिया कि हो गया पैर, बेगारी कर दी। और नहीं तो ये पैर एकदम एक एक उंगली बढ़िया से बना सकता है। तो इसीलिए आपको कहना है कि इनके जो पैर प्राप्त हुए हैं उसमें उंगलियों को काफी बारीक ढंग से नहीं बनाया गया है, पैर भी काफी मोटे और भद्दे, पैर बहुत बढ़िया नहीं है। ये पुरुष है लेकिन एक गला में आभूषण पहने हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखें नीचे प्लेट नुमा, आपने देखा वस्त्र धारण किए हुए हैं, प्लेट नुमा वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो ये बताओ यक्ष की मूर्ति की विशेषता है क्या? 7-8 विशेषता नहीं लिख सकते हो सब? अब मेन यक्षिणी की मूर्ति का है। यक्षिणी की मूर्ति काफी बारीक ढंग से बनाई गई, और यक्षिणी की मूर्ति एक नारी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति कह सकते हो। उस समय भी महिलाएं किस प्रकार की थी, कैसे उनके केश विन्यास थे, सुंदरता के प्रति कितने सजग थे, ये पूरा आपको यक्षिणी की मूर्ति में दिख जाएगा। तो पहले यक्ष महाराज को खत्म कर लीजिए, तब यक्षिणी की मूर्ति देखें। नीचे लिख दीजिए, नीचे पहले लिखते हैं यक्ष और यक्षिणी, नीचे मेरी मूर्ति लिख दिया, नीचे पहले लिख दीजिए यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। ये सब रटना नहीं है, जो तुम देखते हो ना बस वही परीक्षा में सीन याद करेगा, इसलिए फोटो दिखाते हैं ताकि ध्यान रहे पूरा। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। चलिए नीचे डैश करके पहले जगह लिख दीजिए, लिखिए परखम, परखम ब्रैकेट में मथुरा से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुआ। इस उदाहरण में जब लिखोगे तो एग्जांपल यहां से आएगा, परखम से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुआ। नीचे डैश करके लिख दीजिए बेसनगर, बेसनगर ब्रैकेट में मध्य प्रदेश से यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुआ, से यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुआ। नीचे डैश करके लिख दीजिए पटना दीदारगंज से, पटना दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुआ, पटना दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुआ। नीचे डैश करके लिख दीजिए गिरनार, गिरनार ब्रैकेट में गुजरात से यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुआ, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुआ। भगवान का डिपार्टमेंट बदल रहा है, नहीं पढ़ा वैदिक काल में जो कुशन थे इधर कहां से कहां भाग गए, डिपार्टमेंट बदलते रहता है ना। लिखे हाँ। अब नीचे डैश करके लिख दीजिए मौर्य काल में यक्ष और यक्षिणी, मौर्य काल में यक्ष और यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी वैभव के देवी, वैभव और ऐश्वर्य के देवी और देवता थे, वैभव और ऐश्वर्य के देवी और देवता थे, वैभव और ऐश्वर्य के देवी और देवता थे, वैभव और ऐश्वर्य के देवी और देवता थे। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए यक्ष मूर्ति कला की विशेषताएं, यक्ष मूर्ति कला की विशेषताएं। यक्ष मूर्ति कला की विशेषताएं, यक्ष मूर्ति कला की विशेषताएं। चलिए नीचे लिख दीजिए डैश देखिए, डैश देखिए लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर में एकास्म पत्थर के रूप में, एकास्म पत्थर के रूप में, एकास्म पत्थर के रूप में यक्ष के, यक्ष के मूर्ति का निर्माण किया गया है, मूर्ति का निर्माण किया गया है।
नीचे डैश देखिए, मूर्ति आदम कद में प्राप्त हुए हैं, मूर्ति आदम कद में प्राप्त हुए हैं। नीचे डैश देखिए, मूर्ति में शरीर को महाकाय और बलिष्ठ दर्शाया गया है। महाकाय और बलिष्ठ दर्शाया गया है। नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश देखिए, डैश लिख दीजिए, मूर्ति खड़े अवस्था में है, मूर्ति खड़े अवस्था में है। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश देखिए, पैर को भारी और बेडौल बनाया गया है। पैर को भारी और बेडौल बनाया गया है। उसी में उंगलियों का उकेरण भी बहुत बारीक ढंग से नहीं है, बहुत बारीक ढंग से नहीं है। नीचे डैश देखिए, यक्ष की मूर्ति को आभूषण से अलंकृत किया गया है, आभूषण से अलंकृत किया गया है, आभूषण से अलंकृत किया गया है। नीचे डैश देखिए, निचले भाग के वस्त्र को प्लेटनुमा बहुत बारीक ढंग से निर्मित किया गया है, बहुत निर्मित किया गया है। चलिए नीचे लिख दीजिए, किनका? यक्षिणी के मूर्ति की विशेषताएं, यक्षिणी की मूर्ति की विशेषताएं, यक्षिणी की मूर्ति की विशेषताएं। चलिए ध्यान दीजिए, यक्षिणी की जो मूर्ति है, बढ़िया से समझो, ये मूर्ति सबसे बढ़िया मिला है पटना के दीदारगंज से, जिसको अभी पटना के संग्रहालय में रखा गया है। और इस मूर्ति को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कलाकार कितना बारीक ढंग से इस मूर्ति को बनाया है। नारी सौंदर्य को पूरे बढ़िया ढंग से इसमें उकेरित किया गया है। यानी पहला तो विशेषता हो गया कि यक्षिणी की मूर्ति में नारी सौंदर्य को बहुत ही बेहतर ढंग से उकेरित किया गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें आप अगर देखें यक्षिणी की मूर्ति में, तो केस विन्यास भी इतना बढ़िया है कि देखो, मूर्ति में पीछे जो महिला है यक्षिणी है, इनके केस कितने अच्छे हैं, पीछे से जूड़ा बांधे हुए हैं। अब सोच लो, उस जमाने में मौर्य काल की बात चल रही है, आजकल का छोड़ दो, मौर्य काल में भी आप समझ सकते हो कि जो मूर्ति महिला का मिला है वो जुड़ा है, और वो भी इतना बढ़िया जुड़ा कि अभी 2023 का फैशन फेल है, पीछे से भी कई डिजाइनिंग आती। तो आप देख रहे हो कितना ही बेहतर ढंग से इसको जुड़ा रूप में किया गया है। इस यक्षिणी को ही चमर ग्राहिणी कहा गया। चमर ग्राहिणी, तो चमर ग्राहिणी इसलिए किया गया है क्योंकि इनके एक हाथ जो दायां है, इनके दाएं हाथ में चमर है। चमर मींस गदा होता है, दाएं हाथ में गदा है। दुर्भाग्य से उस मूर्ति का बायां हाथ टूटा हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि चमर का मतलब गदा है दाएं हाथ में, इसीलिए इस मूर्ति का ही दूसरा नाम चमर ग्राहिणी। तो अब कभी भी चमर ग्राहिणी कहेंगे तो बात आप समझ गए कि यक्षिणी की ही दूसरा नाम चमर ग्राहिणी हो गया। अगला नंबर हम लोग देखें तो इस महिला की मूर्ति को आप ठीक ढंग से देखिए, तो इनके चेहरा को देखें, इनके आंख को थोड़ा तिरछा बनाया गया है। ये देखो, आंख पर ध्यान दो, तुम्हें एज ए कलाकार देखना है, तो एज ए कलाकार आपको एक एक ध्यान से समझना है कि इनकी आंख कैसा है। देख पा रहे होगे आंख के इनके बनावट में, आंख का बनावट आप देखो, इनके आंख तिरछा है, एक थोड़ा अलग खुला हुआ, एक दूसरा अलग खुला, तो आंख इनके थोड़ा तिरछा है और बहुत ही बढ़िया कलाकार ने बनाया है। इनके ओठ पर बड़ा अच्छा मधुर मुस्कान, खुल करके भी नहीं, लेकिन लग रहा है अंदर से कि हंस रहे हैं। ये तिरछा देख रहा है कि जो है, और उसको देख के लग रहा है कि एकदम खुश है, अंदर से मधुर मुस्कान इसको कहेंगे। पूरा बढ़िया से हंसी भी नहीं, ओठ को आप देखेंगे तो लगेगा कि हंस रहे हैं, तो हंसता हुआ है, बहुत कस के भी नहीं, उतना से ज्यादा तो लोग हंस दे रहा है। तो ये मधुर मुस्कान के रूप में देखिए इनकी मूर्ति हो गई। अब हम लोग एक एक करके बढ़िया से देखें तो आप देखें इनके गले में हार है, 2 लड़ी वाला हार है, लड़ी भी गिन लेना है। तो गले में बहुत ही बढ़िया 2 लड़ी वाला हार है, डबल वाला, और 2 लड़ी का जो हार है, उस सोचिए हार भी इतने बढ़िया है कि इनके गला से नाभि तक वो हार लटक रहा है। देखिए इनके हार भी गला से होते हुए नाभि तक लटक रहा है। इसमें हाँ बोलिए, छोटा हार गला में सीधा सीधा कंठा हार इसको कहते हैं, उसका नाम हम लोग क्या देंगे? कंठा हार। ध्यान दीजिए, तो आप कंठा हार का मतलब कंठ के अलग हार है, लटकने वाला 2 लड़ी के अलग हार है। कमर में भी जो अलग आभूषण है उसको कमरधानी कहते हैं। कमरधानी वो अलग हाई फैशनेबल 4 लड़ी वाला है। इनका जो है ना सारा फैशन लेटेस्ट समझो कि उससे भी ज्यादा आगे का है। दूसरी बात, ये जो यक्षिणी की मूर्ति है, ऊपर से कोई वस्त्र नहीं है, नीचे इनका वस्त्र जो बनाया गया है बहुत ही बारीक ढंग से प्लेट नुमा। तो इस मूर्ति का, यक्षिणी की मूर्ति का ऊपरी भाग खुला हुआ है। और ध्यान दीजिए, इसमें ये जो देख रहे हैं कमर वाला जो स्थिति आप देखें, तो यही कमर में जो आपको बताया 4 लड़ी वाला जो आप देखें, तो यही इनका दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 4 लड़ी का ये जो आभूषण है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कमरधानी। क्या हो गया? कमरधानी। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखें, ध्यान दीजिए,
ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाले आप वस्त्र को देखिए, तो नीचे वाले वस्त्र देखो कितने बारीक ढंग से, एकदम बढ़िया ढंग से इसको उकेरित किया गया। और क्या इसको भद्दे रूप में बनाया गया है कि बहुत बारीक ढंग से, बहुत ही बारीक ढंग से बनाया गया है। और इस चित्र को देख के आपको लग रहा होगा उस जमाने के भी जो महिलाएं थी वो बॉडी फिगर के प्रति कितने सजग रहते होंगे, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि इसमें मौर्य काल की यक्षिणी की मूर्ति, मूर्ति क्या है, जस्ट एक प्रतिरूप है, उस समय की स्थिति क्या है। तो आप समझ पा रहे हैं उस समय की स्थिति भी कितना जो है बेहतर सौंदर्य के साथ इनका पूरे आभूषणों से पूरे सजे हुए रूप में ही है। तो अब इन्हीं चीजों को हम लोगों को लिखना है, तो ये बताइए क्या 6-7 गुण नहीं लिखा सकता है आपसे? लिख सकते हैं सबको ना? हाँ, यहाँ पर क्या है, तो ये भी आभूषण है, टीका। बस तुम जितना भी देख रहा हो उससे ज्यादा फैशनेबल खुद है, वो भी मौर्य काल की बात। तो इसीलिए जितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकता है वो सब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि इसमें सब चीज है। तो अब ये पूरे चमर ग्राहिणी, नारी सौंदर्य, केस जुड़ा, दाएं हाथ में चमर, आंख तिरछा, ओठ पर मुस्कान, गले में हाथ। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, ये मूर्ति जो देख रहे हो कैसा है, पॉलिश युक्त है, ये पूरे पॉलिश किया हुआ है। आपको ये कहना है कि पॉलिश युक्त है जिसपे चमक है, तो चमकदार पॉलिश का ओप भी इस मूर्ति पर है। तो फटाफट इन बातों को नोट कर लेंगे, लिख दीजिए यक्षिणी की मूर्ति की विशेषताएं, उसी में ब्रैकेट में कर दीजिए चमर ग्राहिणी। यक्षिणी को ही हम लोग क्या कहते हैं, चमर ग्राहिणी। बोलिए, ये भी सब उस समय वही है, बलुआ पत्थर एकास, ठीक है। नीचे लिख दीजिए उसी में चमर ग्राहिणी, नीचे डैश करके लिख दें मौर्यकालीन, मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति काफी बारीक ढंग से, काफी बारीक ढंग से, बारीक ढंग से निर्मित किया गया, काफी बारीक ढंग से निर्मित किया गया, जिसमें जिसमें नारी सौंदर्य, नारी सौंदर्य, नारी सौंदर्य की झलक प्राप्त होती है, नारी सौंदर्य की झलक प्राप्त होती है। नीचे डैश लगे, इस मूर्ति, इस मूर्ति के केस विन्यास भी, केस विन्यास माने बाल बांधना, केस विन्यास भी काफी बारीक ढंग से किए गए हैं, केस विन्यास भी काफी बारीक ढंग से किए गए हैं, काफी बारीक ढंग से किए गए हैं, जिसमें 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 पीछे की ओर जुड़ा बंधा है, जिसमें पीछे की ओर जुड़ा बंधा है, पीछे की ओर जुड़ा बंधा है। जैसे कि इनके दाएं हाथ में चमर है, इनके दाएं हाथ में चमर है, दाएं हाथ में चमर है। नीचे डैश देखिए, लिखिए यक्षिणी की मूर्ति, चमर में गदा रही, यक्षिणी की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति के आंख तिरछा है, के आंख तिरछा है और ओठ पर मधुर मुस्कान है, और ओठ पर मधुर मुस्कान है, मधुर मुस्कान है। नीचे डैश देखिए, गले में कंठाहार, गले में कंठाहार और 2 लड़ी वाला हार है, और 2 लड़ी का हार है, 2 लड़ी का हार है जो नाभि तक लटक रहा है, जो नाभि तक लटक रहा है। कमर में कमरधानी है, कमर में कमरधानी है, कमरधानी समझ गए सब ना, लड़ी वाला है, 4 लड़ी का कमरधानी है, तो लिखना का इच्छा है तो लिख सकते थे, कमरधानी है। नीचे डैश देखिए, यक्षिणी की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति, मूर्ति पर दर्पणवत, दर्पणवत, दर्पणवत पॉलिश किया गया है, दर्पणवत माने दर्पण के जैसा, ऐनक के जैसा, दर्पणवत, दर्पणवत पॉलिश किया गया है, दर्पणवत पॉलिश किया गया है। नीचे मूर्ति खड़े अवस्था में है, मूर्ति खड़े मुद्रा में है, मूर्ति खड़े मुद्रा में है, जिसका ऊपरी भाग, जिसका ऊपरी भाग बिना वस्त्र का है, ऊपरी भाग बिना वस्त्र का है, और निचले भाग, और निचले भाग का वस्त्र, निचले भाग का वस्त्र को काफी बारीक ढंग से प्लेट नुमा उकेरित किया गया है, निचले भाग के वस्त्र को काफी बारीक ढंग से, काफी बारीक ढंग से प्लेट नुमा उकेरित किया गया है, प्लेट नुमा उकेरित किया गया है, उकेरित किया गया है। तो देखो जितनी मूर्ति होनी चाहिए उसमें ठीक से देखो, गर्दन उतना बड़ा है कि कुछ छोटा है कि बड़ा है, जल्दी बोलो, छोटा है, मूर्ति के अनुसार से गर्दन कुछ छोटा है, तो आपको आलोचनात्मक कभी रहेगा तो इसमें ध्यान रखना है कि सब सही है, गर्दन थोड़ा अनुपातिक रूप में हल्का छोटा है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, एक करा, बाकी जितना तुमको लिखना है वो सब कमर चौड़ा की पतला है, चौड़ा करेगा, कमर कैसा है, पतला, तो उस सब नारी सौंदर्य में जितना है वो सब चीज बढ़ा सकते हो, उसमें कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है। तो अब ये बताइए चमर ग्राहिणी या आप यक्षिणी की मूर्ति का सौंदर्य क्लियर है सबका। नीचे अब हम लोग लिखते हैं मृण मूर्ति कला, मृण मूर्ति कला, मृण मूर्ति कला। चलिए तो मिट्टी की मूर्ति, यहीं से मृण मूर्ति से हम लोग आगे चलेंगे, और मृण मूर्ति के बाद मूर्ति कला कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग डिटेल स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग स्तंभ तो पढ़ लिया सब, तो स्तूप बढ़िया से पढ़ लोगे, स्तूप के बाद तो फिर मौर्य कला पूरा डिटेल फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पर क्लियर है ना सबका।